Hello students, welcome to Megha D classes. Today we will discuss about transcription in class 12 lesson number 6. तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था। रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डीएनए कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। अगर आपको बच्चों ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में वाटसन क्रिक का जब मॉडल किया था उसमें हमने सेंट्रल डोगमा की बात की थी और सेंट्रल डोगमा में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका डीएनए है उससे पहले डीएनए बनेगा, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन, देन डीएनए से आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो दिस प्रोसेस इन विच डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, कि डीएनए की हेल्प से आरएनए सिंथेसाइज होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, and जब RNA से protein synthesize होगा that is known as translation. So today we will discuss about this process in which DNA strand can be used to generate RNA strand. अब यहाँ पर एक चीज जो क्वेश्चन आता है कि आपको पता था कि जो DNA है, DNA के 2 strands होती हैं, because हमने पढ़ा था that DNA is a double stranded structure. तो क्या DNA के दोनों strands से RNA जनरेट होता है? No. आपको याद होगा तो डीएनए का जब हमने डबल हेलिक्स की बात की थी तो वन वाज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर वाज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो क्या ये दोनों ही स्ट्रैंड्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं? नहीं। जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था दैट रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। Similarly, your transcription also takes place in 5 prime to 3 prime direction. लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताया था दैट दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समटाइम्स 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। सो सिमिलरली अगर आपसे कोई ये पूछे दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रांसक्रिप्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका आरएनए तब सिंथेसाइज होगा जब वो डीएनए जो उसके लिए कोड कर रहा है दैट इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो इट मींस जो यहाँ पर आपके 2 डीएनए मौजूद हैं इसमें से जो ये वाला डीएनए स्ट्रैंड होगा दैट इज कोड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस विल कोड फॉर योर आरएनए। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर आप इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोल सकते हो? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड द अनदर वन उसको आप बोल सकते हो कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कई बार बच्चों ये पूछ लिया जाता है that why both the strands of DNA do not participate in transcription, कि जो आपके दोनों strands है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। अब देखो अगर आपके डीएनए के दोनों strands पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों से जो आरएनए जनरेट होगा उसकी सीक्वेंस अलग होगी, सीक्वेंस अलग होगी तो आरएनए से अल्टीमेटली आपको प्रोटीन बनाना है, तो जो प्रोटीन बनेगा उसकी एमिनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी। इट मींस एक ही डीएनए से 2 टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या आप कह सकते हो अगर वो पॉसिबल भी हो गया तो पूरा का पूरा जो हमारा सेल्यूलर प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर यहाँ पे डीएनए ने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए बनाए तो जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, सिमिलरली आरएनए के बीच जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनके बीच में बाइंडिंग होगी और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट फिजिबल, इज नॉट स्टेबल। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आरएनए बनता है दैट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दैट इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। About ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे बच्चों हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि रेप्लिकेशन डू नॉट स्टार्ट रैंडमली, ऐसा नहीं है कि डीएनए के स्ट्रैंड पे कहीं भी रेप्लिकेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम आरएनए की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो भी रैंडमली नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसी सीक्वेंस हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। सो दैट इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब आप ये कह सकते हो transcription unit is a space or a part of DNA that contains those regions which are responsible for transcription. तो बेसिकली इसमें 3 रीजन्स पाए जाते हैं।
इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बनाकर बताती हूँ। जैसे सपोज ये आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, ओके, दिस वन इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड एंड दिस इज योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लिया। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, मेनली आपका ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करेगा। सो दिस इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड and another one is known as the coding strand. Now what is transcription unit? हम इस डीएनए के स्ट्रैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। This one and this one, and एक पार्ट इसके बीच में रह गया। तो here जो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है, this is the promoter region and this is the terminator region, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन, जिसे आप सिंपल एसजी भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे +1 मेंशन होगा, तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन है उसकी +1 पोजीशन से पहले प्रमोटर प्रेजेंट है। सो दीज आर द 3 एरियाज। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन तीनों एरियाज का फंक्शन क्या है और इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर की। आपको नाम से पता चला होगा, प्रमोट मीन्स जो किसी चीज को बढ़ावा दे। सो प्रमोटर मीन्स दैट रीजन दैट एक्चुअली हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी उसे आपने प्रमोटर बोला। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसकी डेफिनेशन क्या है? द रीजन ऑफ डीएनए that is present upstream of the structural gene। यहाँ पे बच्चों आपके 2 वर्ड्स आएंगे, एक आप वर्ड पढ़ोगे अपस्ट्रीम और एक आप यहाँ पे वर्ड पढ़ोगे डाउनस्ट्रीम। तो आपको ये याद रखना है, अपस्ट्रीम का सिंपल भाषा में मतलब होता है पहले, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बाद में। तो इट मीन्स अगर आप प्रमोटर की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप क्या कहोगे? The region of DNA that is present upstream of structural gene, यानी कि जो structural gene से पहले present है, upstream present है वो promoter, and the region of DNA that is present downstream of structural gene that is terminator, जो structural gene के बाद present है। या अगर आप इसको structural gene ना लिखो तो आप इसको coding strand के हिसाब से भी लिख सकते हो। The region of DNA that is present towards the 5 prime end of promoter, जो आपके कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के प्रेजेंट होगा, दैट इज प्रमोटर, एंड द रीजन दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड इज नोन एज टर्मिनेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। अगर आप अपने स्ट्रैंड्स को उल्टा कर लो तो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटर का मतलब है किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, बंद कर देना, रोक देना। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड, और बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज एक्चुअली वो डीएनए की सीक्वेंस जो आपकी आरएनए सिंथेसाइज हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए आपका बनता है दैट इज एमआरएनए, मींस मैसेंजर आरएनए। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ आरएनए बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है, उनकी क्या फुल फॉर्म्स है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सिस्ट्रॉन की। तो सिस्ट्रॉन में बच्चों क्या होता है, जनरली बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्ट्रॉन एंड जीन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे हम जीन की डेफिनेशन देते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहाँ भी वही सेम डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट जीन में आप प्रॉपर डेफिनेशन दोगे सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए आरएनए दैट पर्टिकुलरली कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, कि जीन में डीएनए का वो सेगमेंट जिसने पहले आरएनए बनाया और आरएनए से प्रोटीन बना। और सिस्ट्रॉन में आप डायरेक्टली कह सकते हो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि वो डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन बना रहे। यानी कि जीन के अंदर पहले आरएनए बनेगा देन प्रोटीन बनेगा, सिस्ट्रॉन में डायरेक्टली प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ से आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं और जो जीन्स हैं उनके अंदर सिस्ट्रॉन। इट मीन्स कि
जीन जो है एक बड़ा यूनिट और सिस्टोन उसके पार्ट्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है एस जी, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अगर हम सिस्टोन के अकॉर्डिंगली देखें तो स्ट्रक्चरल जीन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वन इज मोनोसिस्टोनिक and another one is polycystonic. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार जनरली 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है या एमसीक्यू में भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से सिस्टोनिक जीन्स प्रेजेंट है। तो देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम मोनो वर्ड लिखते हैं इट मींस वहां पर हम बात करते हैं वन, और जब हम पॉली की बात करते हैं पॉली मींस मैनी। तो यहाँ से आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो that monocystonic is that gene which contains amino acid sequence from only one gene, जिसके पास सिर्फ एक ही जीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी। एंड पॉलीसिस्टोनिक इज दैट which contains amino acid sequence from many genes, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स में से अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। और जो मोनोसिस्टोनिक है इसमें आप क्या लिखोगे, कंटेन्स अमीनो एसिड को मैं ए लिख रही हूँ, सीक्वेंस फ्रॉम वन जीन, इसके पास सिर्फ एक ही जीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी। और इसमें आप इसका ऑपोजिट कर दोगे, इट कंटेन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन जीन, वन से ज्यादा है वो कितनी भी हो सकती हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो है वो आपकी जनरली पाई जाती हैं यूकैरियोट्स में, जिसमें हम लोग भी आते हैं। एंड पॉलीसिस्टोनिक जीन्स आपकी जनरली पाई जाती हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सारी जो चीजें एक ही साथ काम करती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सी ये बात याद रखो, इट स्टार्ट्स विद पी, इट स्टार्ट्स विद पी, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे उल्टा कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं एंड मोनोसिस्टोनिक इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है यूकैरियोट्स में जो सारे सीक्वेंसेस हैं दे आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में तो बच्चों क्या होता है, जो भी मतलब आप कह सकते हो डीएनए से आरएनए बना वो एज इट इज प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस भी होती हैं जो नॉन कोडिंग है, जिनका कोई फंक्शन नहीं है। तो क्या होता है यूकैरियोट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोसिस्टोनिक है, तो उसमें आपकी टू टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं, वन इज इंट्रॉन्स एंड वन इज एक्सोन्स। जो इंट्रॉन्स हैं दीज आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड एक्सोन्स दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस। इसका मतलब क्या है कि जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है और आपका जो मैसेंजर आरएनए जनरेट होता है, सो दैट मैसेंजर आरएनए इज नॉट रेगुलर, उसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो आप कह सकते हो नॉन कोडिंग है, जिन्हें हम बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। कि मतलब कुछ उसके अंदर ऐसी भी जीन्स होंगी जो जरूरी नहीं है कि कोडिंग में हेल्प करे, दैट आर नोन एज स्प्लिट जीन्स, जिनको आप इंट्रॉन्स और एक्सोन्स में डिवाइड कर सकते हो। उन जीन्स के वो एरियाज जो एक्चुअली कोडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स के या किसी भी जीन का वो एरिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सोन्स, और जो पार्टिसिपेट नहीं करता उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो जनरली अगर आप मैसेंजर आरएनए का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर फर्स्ट एक्सोन है देन अनदर इज इंट्रॉन, देन एक्सोन देन इंट्रॉन, मतलब इस तरीके से ये एडजेसेंटली प्रेजेंट होती हैं। तो एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके थ्रू हम यहाँ पर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस उनको हटा के सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस को रखेंगे, तभी आपका जो आरएनए बनेगा दैट विल बी एक्टिव। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू।